आज हम इस ऑडियो में गद्य गरिमा के तीसरे पाठ भाषा और आधुनिकता पर प्रकाश डालेंगे। उसके केंद्रीय भाव को बताएंगे कि इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, भाषा और आधुनिकता निबंध में लेखक क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले हम लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेना उचित है। तो उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इनका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु से। इनकी लेखन विधा हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य, भाषा विषय और भाव के अनुरूप है और कठिन से कठिन विषयों को सरल ढंग से समझाने में वह समर्थ है। इनकी शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य और समाज। दूसरा है मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। अगला है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। अगला है वैचारिकी शोध और बोध। अगला है वेलुगु दारुल। अगला है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये हिंदी भाषा क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी में इन्होंने अपना अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया है। अपनी भाषा में इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम चलते हैं कि भाषा और आधुनिकता जो इनका निबंध है, इस निबंध में इन्होंने इसका केंद्रीय भाव क्या है, आधुनिकता का मतलब क्या होता है। आधुनिकता का मतलब ये होता है कि युग के अनुसार, जैसे जैसे हमारा युग बदल रहा है उसी अनुसार हमको नए रूप में अपने को ढालना, हर क्षेत्र में नया रूप लाना, यही आधुनिकता है। तो भाषा के में भी हमको आधुनिकता लाना है, नए रूप में भाषा को भी लाना है, तभी वह भाषा सार्थक होगी और उससे देश और समाज का, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। यही भाषा की आधुनिकता है। क्योंकि हम लोग एक सरल ढंग से समझना है, जैसे हमारा जो बचपन है, बचपन से लेकर के आज तक के जीवन में न जाने कितने परिवर्तन हुए, और उस परिवर्तन को लेकर के ही हम अपने क्या करते हैं, उस परिवर्तन को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। अगर हम उस परिवर्तन को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। इसलिए हमको अगर विकास के सोपानों पर चढ़ना है तो अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में हमको परिवर्तन लाना होगा। उसी प्रकार से देश और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारी भाषा है, हमारी जो परंपरागत भाषा हुआ समर्थ नहीं, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए उस परंपरागत भाषा को छोड़ करके बदलते हुए संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार भाषा में भी नए अर्थ, नए अर्थबोध, नए शब्द, नई रीतियाँ, नए मुहावरों, नए लोकोक्तियों का समावेश होना अति आवश्यक है। अगर भाषा यह नवीनता या नव्यता की प्रवृत्ति नहीं बनाती है तो वह सार्थक नहीं होगी, समाज में उसकी मान्यता नहीं होगी। और जब यह प्रवृत्ति वह बनाए रखती है तब व्यक्ति और समाज का, देश का, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है, उसका चौमुखी विकास होता है। हमारा जो ये युग है वह वैज्ञानिक युग है। विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई परिकल्पनाएं प्रकाश में आ रही हैं और इन सब की पूर्ति करने के लिए नई तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है, नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन नए नए शब्दों के लिए, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि हम अपने ही भाषा में उन नए शब्दों को के पर्यायवाची शब्द को ढूंढें, ऐसा नहीं है। उसको जो कहते हो स्वीकार कर लेने में ही
हमारी भलाई है। क्योंकि अगर हम अलग अलग भाषा के रूप में उसको एक नया नाम देंगे, अलग अलग भाषा के रूप में उसे नाम देंगे, तो उसे समझने में कठिनाई होगी। इसलिए वैज्ञानिक शब्दावली जो आती है उसको, चाहे वह जिस भाषा में हो, उसको हम ज्यों कहते हो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता है। अब हम चलते हैं व्याख्या पर, चलते हैं और गद्यांश पढ़ते हैं और व्याख्या आपको बताते जाएंगे। आज एक गद्यांश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर ही हम प्रकाश डाल पाएंगे। आगे देखिए, किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा। लेखक कहते हैं कोई भी क्षेत्र हो, अगर किसी क्षेत्र में हमको सुंदरता लाना है तो उसमें हमें नवीनता लाना आवश्यक है। अगर उसमें नवीनता नहीं रहेगी तो वह वस्तु सुंदर नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके माघ, जो संस्कृत के जो श्रेष्ठ कवि माघ हैं, उन्होंने यह कहा, यह श्लोक के माध्यम से कहा, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। इसका अर्थ है कि क्षण क्षण में जो नवीनता को प्राप्त होता है वही रूप सुंदर होता है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। कहने का मतलब होता है कि सुंदरता, रमणीयता मतलब सुंदरता और नवीनता एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला है। रमणीयता और नूतनता दोनों का होना अति आवश्यक है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। कोई रमणीयता के अभाव में, कहते जो कोई वस्तु अगर सुंदर नहीं है तो उसको स्वीकृत, समाज में स्वीकृत नहीं मिलती, उसको कोई मान्यता नहीं देता। क्योंकि हर व्यक्ति की यह स्वाभाविक गुण होता है, उसकी इच्छा होती है कि हर वस्तु को वह सुंदर रूप को चाहता है। कि कोई भी वस्तु लेने जाता है तो वह उसकी सुंदरता को अवश्य देखता है, वह सुंदर वस्तु की ही इच्छा रखता है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। कहने का मतलब है कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक मतलब रचनाकार, कलाकार, कवि हो, लेखक हो, तो कहते हैं इनकी मूल उपलब्धि तभी प्रमाणित होती है जब उसके रचना में, उसकी कला में नवीनता का समावेश हो। अगर उसमें नवीनता नहीं रहती है, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। कहते हैं अगर उसमें नवीनता नहीं है, कलाकार की कला में, कवि के काव्य में और लेखक के साहित्य में अगर नवीनता का समावेश नहीं होता है तो वह जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। उसको एक नकल का रूप मान लिया जाता है, किसी के द्वारा यह नकल की हुई वस्तु है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। लेखक का कहना है कि परंपराओं और रूढ़ियों में, सड़ी गली परंपराओं और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ जो समाज है वह कभी विकास नहीं कर पाता है। उसी तरह से पुरानी रीतियों और शैलियों पर चलने वाली जो परंपरागत हमारी जो भाषा है वह कभी जन चेतना को जागृत नहीं कर पाती, उसे आगे नहीं बढ़ा पाती, वह असमर्थ रहती है, उसमें उतनी ताकत ही नहीं रहती है कि उसको आगे बढ़ाए। भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। कहते हैं भाषा जो है समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। युग चेतना को वाणी देने के लिए भाषा ही एक ऐसी सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को बड़े सरल ढंग से आदान प्रदान कर सकता है।
और यह शक्ति उसे वह तभी अर्जित कर सकती है, शक्ति उसे तभी वह प्राप्त कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। कहते हैं कि ऐसी शक्ति, वह भाषा ऐसी शक्ति तभी अर्जित कर पाएगी जब वह अपने युग के अनुसार चले। जैसे जैसे हमारा युग परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे परिवर्तित होते हुए युग के अनुसार वह नए नए मुहावरों को, नए नए भाव को, नए नए अर्थ को वह ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट मतलब उद्देशित है। कह रहे हैं लेखक कि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह करके वह अपने विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। तो यह आदान प्रदान इतना बोधगम्य होना चाहिए कि सबके समझ में आ जाए। इसी के लिए भाषा निर्देशित है कि बड़े सरल ढंग से अपने भावों, अपने विचारों को एक दूसरे से इस प्रकार से आदान प्रदान करें कि वह सबके समझ में आ जाए। भाषा का इसीलिए भाषा निर्देशित की गई है, इसीलिए वह उद्देशित की गई है। इसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती। कहते हैं इसके लिए, इसके अलावा उसकी कोई ज़रूरत, कोई भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक ये मुख्य इम्पोर्टेंट है। ये पहला गद्यांश आपका है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो इस प्रकार है। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं वो इस प्रकार देखिए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। इसका उत्तर है लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है। दूसरा प्रश्न है, रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है। इसका उत्तर है जहाँ सुंदरता होगी वहाँ नित्य नवीनता होगी, और जहाँ नित्य नवीनता होगी वहाँ सुंदरता होगी। इस प्रकार रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। इसका उत्तर है उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने निम्न बातों पर बल दिया है। पहला है, रमणीयता और नवीनता अन्योन्याश्रित होती है। दूसरा है, समाज नवीनता से युक्त सुंदर रचना को मान्यता देता है। तीसरा है, भाषा वही प्रगति कर सकती है जिसमें समय के अनुरूप नित्य नए परिवर्तन होते हैं और जिससे समाज में चेतना आती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। उत्तर है, लेखक ने भाषा को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश में 2 रेखांकित अंश है। पहले रेखांकित अंश की व्याख्या है, इस प्रकार है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक ने बताया है कि भाषा को सर्वव्यापक और आधुनिक बनाने के लिए भाषा में नवीनता और रमणीयता लाना अत्यंत आवश्यक है। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नवीनता से सुंदरता और सुंदरता से नवीनता आती है। यदि कवि, लेखक या कलाकार की रचना में नयापन नहीं होता तो समाज उसे उसकी मौलिक देन के रूप में स्वीकार नहीं करता। दूसरी जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या इस प्रकार है। विद्वान लेखक ने कहा है कि भाषा में अपने युग की संस्कृति, भाव, विचार, जीवन शैली आदि संपूर्ण चेतना को सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की शक्ति होती है। अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम भाषा ही है। भाषा ऐसी सशक्तता तभी प्राप्त कर सकती है जब वह अपने युग के अनुरूप सटीक और औचित्यपूर्ण नए मुहावरों को ग्रहण करे। अगला प्रश्न है, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। इसका उत्तर है नित्य नवीनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। उत्तर है सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। फिर अगला प्रश्न है, रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रमणीयता का अर्थ है सुंदरता और उद्दिष्ट का है अर्थ है उद्देशित करना, निर्देशित करना, अर्थात उद्देश्य रखने वाली। अब आपका एक पैराग्राफ ये हुआ यहीं पे।